हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो एसिड बेस और सॉल्ट्स के सेकेंड वीडियो में हम आ गए हैं। आज का टॉपिक है हमारा बेसिस। कल के टॉपिक में हमने एसिड को पूरा कवर कर लिया था। आज का जो पूरा टॉपिक है हम लोग बेस और सॉल्ट्स करने जा रहे हैं। सॉल्ट्स में भी कुछ पार्ट कर लेंगे और हो सकता है तो कुछ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में करना है। जैसे टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले बेस का इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेंगे। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड, एल्कलीज क्या होता है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन, बेसिस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके स्ट्रेंथ के बारे में, कैसा स्ट्रेंथ है, वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद उसकी एसिडिटी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग देख लेंगे कि कौन सा मोनो एसिडिक है, डाई एसिडिक है और ट्राई एसिडिक है। उसके बाद हम उसका प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिस। बेसिस है क्या? बेसिस क्या है? बेसिस आर बेसिकली मेटेलिक ऑक्साइड है या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे अगर मेटल है, मेटल के साथ ऑक्साइड -2, O-2, ऑक्साइड का क्या होता है? ऑक्सीजन का, उसकी वैलेंसी 2 होती है और वो भी ये इसको चाहिए होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो 2 और 6 होता है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसलिए ये जब मेटल के साथ मिलता है, अगर जैसे सोडियम जैसे मेटल के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। आयरन के साथ मिलेगा आयरन ऑक्साइड। कॉपर के साथ मिलेगा कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। आयरन के साथ तो रस्ट बनाएगा। रस्ट, उसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, सॉरी आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। रस्ट बनाता है, रस्ट ही होता है। और अब एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एक और चीज़ जान लीजिए कि ऑक्सीजन का, एल्युमिनियम का जो है ना, ऑक्सीजन के प्रति बहुत एफिनिटी है। तो जब उसको हम क्लियर करने के लिए जाएंगे, क्लीन करने के लिए जाएंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए जाएंगे, तो ऐसे नहीं हटेगा वो। कैसे हटेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है उसके लिए। जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देता है? मेटेलिक ऑक्साइड। और वो किस नेचर का होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। या फिर कोई मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो भी ये क्या बना देगा? ये क्या बना देगा? ये क्या बना देगा? MOH। ठीक है। ये क्या है? ये भी बेसिक नेचर का है। ठीक है। क्या है? बेसिक नेचर का है। तो ये बेसिकली आप ये समझिए कि जो कोई भी बेस है, बेस क्या है? या तो वो मेटेलिक ऑक्साइड है या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। बेसिस, दे आर बेसिस। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिक ऑक्साइड, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में, अगर ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो जो इसकी वैलेंसी इसके ऊपर, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जो कैसे वो फॉर्म करेगा कंपाउंड को। तो ये क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अब सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। 2C। ये भी क्या है? सर 2Cu होगा ना? नहीं, कॉपर की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2। तो जब दोनों वैलेंसी सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी और एक एक एटम की ज़रूरत होगी मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये कंबाइन होके क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। एल्कली क्या होता है? एल्कलीज, वो बेस उसको बोलते हैं। ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो। ठीक है। कैसा बेस? वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, उसे हम क्या कहेंगे? एल्कलीज कहेंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एल्कलीज का, जैसे कि NaOH,
ये वाटर में सॉल्युबल है, KOH ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी अल्कलीज हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। वो क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये भी अल्कलीज हैं लेकिन वाटर में सॉल्युबल है, ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। एक और एग्जांपल है जो बेस तो है लेकिन अल्कलीज नहीं है, सॉरी। एक ऐसा एग्जांपल है जो बेस तो है लेकिन अल्कली नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। कॉपर ऑक्साइड, ठीक से नहीं चल रहा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो कि बेस तो है लेकिन अल्कली नहीं है। ये उस रूल को फॉलो नहीं करता है, एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेप्शन बहुत बार आ जाते हैं कि ये बताइए अल्कली है कि नहीं है, ये बेस है लेकिन अल्कली है कि नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है, वो भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा इसको पानी पिला देते हैं। अब टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। बेस इसके स्ट्रेंथ के ऊपर कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग अल्कली, ठीक है। सबसे पहला क्या है? स्ट्रांग अल्कली। जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि कंप्लीट डाइल्यूशन हो जाता है, कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है जब हाइड्रोजन प्लस आयन कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें? एसिड में, तो वो कंप्लीटली अगर आयोनाइज हो जाता है, दैट मीन्स कि वो क्या है? थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाओ तो थोड़ा इस तरफ, हाँ, वो रिफ्लेक्शन कम जाएगा। फिर से समझो, स्ट्रॉन्ग अल्कली का मतलब पहले तो हमने पढ़ाया हुआ है ना स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। कौन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जिसके हाइड्रोजन प्लस या हाइड्रोनियम आयन कंप्लीटली बन जाते हैं। जैसे हमने 3 स्टेप में भी देखा था, 2 स्टेप में भी देखा था कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन पूरी तरीके से बना देता है, अब उसके पास और हाइड्रोजन बचता ही नहीं है। तो ऐसे एसिड क्या होते थे? स्ट्रॉन्ग होते थे। तो उसी तरीके से ऐसे बेसिस जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, क्या किस में बन जाए? हाइड्रोक्साइड में बन जाए या ऑक्साइड में बन जाए, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे बेसिस, ऐसे अल्कली स्ट्रॉन्ग होंगे जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। सभी को एक्वस कंडीशन में रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाएगा यहाँ से और अल्कोहल आयोनाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? NaCl प्लस वाटर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। उसमें क्या बनता है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में सीधा सीधा समझो कि वाटर बन जाता है। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस बनेगा ना, तो वहाँ पे वाटर बनेगा ही बनेगा, ये क्लियर चीज़ है। और एक सॉल्ट बनेगा। NaCl क्या है? एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, इसी को हम लोग खाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये एक्वस स्टेट में है। एक्वस स्टेट में ये भी है और ये तो है ही एक्वस स्टेट में, ठीक है। पानी तो मतलब पानी हाँ, में पानी नमक तो मिला- पानी में नमक मिला। हाँ, स्ट्रॉन्ग अल्कली वो है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, या तो ऑक्साइड पूरे तरीके से आयोनाइज हो जाए उसका, या फिर हाइड्रोक्साइड उसका कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। तो ऐसे एसिड अल्कली को हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कली कहेंगे। और वीक अल्कली क्या होगा? वीक अल्कली बताओ। व्हीकल का जो आयोनाइज नहीं कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाएगा, ऐसे अल्कली को क्या कहेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है? वीक अल्कली है, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, तो इसीलिए ये वीक अल्कली है, यानी वीक बेस है, ठीक है। क्लियर?
अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और बेस हो गया, वीक हो गया बेस हमारा, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब एसिडिटी, जैसे हमने उसमें बेसिसिटी पढ़ा था, यहाँ पे हम एसिडिटी पढ़ते हैं। तो मिटाउना कहाँ गया? तो अब नेक्स्ट जो है ना, मोनो एटॉमिक डायटॉमिक, ये जो हम लोग एटॉमिक कह रहे हैं, बेसिसिटी हमने पढ़ा था ना एसिड में, बेसिसिटी, उसी तरीके से यहाँ एसिडिटी है। हम क्या पढ़ेंगे? एसिडिटी के ऊपर, एसिडिटी कैसी है। जैसे हमने पढ़ा था कि जिसमें ऑक्साइड आयन, एक ऑक्साइड आयन दे या हाइड्रोक्साइड आयन दे, वन हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो मोनो एसिडिक क्या होगा? मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक में सीधा सीधा हम लोग ले लेंगे NaOH या फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या है? मोनो एसिडिक, एसिडिक। ये दोनों क्या है? मोनो एसिडिक है, क्योंकि ये जब आयोनाइज होगा ना, तो वन अल्कोहल ग्रुप, ये वन हाइड्रोक्सी ग्रुप ये देगा, इसमें भी वन हाइड्रोक्सी ग्रुप देगा। ठीक है, तो ये है मोनो एसिडिक। डाई एसिडिक, डाई एसिडिक का क्या मतलब हो गया? जो आयोनाइज होके दो एसिड, मतलब दो अल्कोहल दे देगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है? ये डाई एसिडिक, ये दो हाइड्रोक्सी ग्रुप दे रहा है, दो हाइड्रोक्सी आयन दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाई एसिडिक। अब करते हैं बात ट्राई एसिडिक। ट्राई एसिडिक में क्या हो जाएगा? AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये ट्राई एसिडिक है, क्योंकि इसके पास अल्कोहल कितने हैं? 3 है। ये ट्राई एसिडिक है, ठीक है। अल्कोहल बेसिक होता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? उल्टा। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने अल्कोहल चाहिए, दैट इज एसिडिक। ये हो गया कंप्लीट, ये ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। चलो यहाँ पे भी लिख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, ठीक है। चलो, तो प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, अगला जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, उसमें हम ये 7 डिफरेंट टाइप से हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से बेसिस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ये रहेगा कि फ्रॉम मेटल्स से हम लोग कैसे बेस को प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा है जब एक्शन ऑफ वाटर, रिएक्टिव जो मेटल है ना, उसके ऊपर वाटर का एक्शन क्या होगा, उस तरीके से हम लोग एक बेस बनाएंगे। उसके बाद सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड, जो ऐसा मेटालिक ऑक्साइड जो कि सॉल्युबल है, उसका कैसा होगा रिएक्शंस, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन वाला क्या प्रोसेस होगा, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद है कि बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स के ऊपर किस तरीके से प्रिपेयर, उससे कैसे करेंगे प्रिपेयर, ये देखेंगे। उसके बाद है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स को डिकम्पोज करके, जैसे हम लोग एसिड और बेस को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, उसी तरीके से इसमें हम लोग देखेंगे डिकम्पोज करके, डिकम्पोजिशन प्रोसेस से क्या कर रहे हो तुम लोग? बॉल इधर कहाँ है? ठीक है, बाय डिकम्पोजिशन, कोई नहीं, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स, इससे हम लोग कैसे करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इससे कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कैसे प्रिपेयर करेंगे, उससे हम लोग ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है फ्रॉम मेटल्स। फर्स्ट फ्रॉम मेटल्स, कौन से मेटल? एक मेटल ले लेते हैं सोडियम और एक मेटल ले लेते हैं मैग्नीशियम। सोडियम प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देगा? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड क्या बना देगा? सोडियम ऑक्साइड बना देगा। उसके बाद मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम MgO बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, तो एक एक एटम का ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये हो गया फ्रॉम मेटल से हम लोग कैसे बना सकते हैं? सीधा डायरेक्टली क्या करेंगे, कम्बिनेशन प्रोसेस लगाएंगे और इससे हमें
मेटेलिक ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन एक्टिव रिएक्टिव मेटल। सेकेंड जो है रिएक्टिव मेटल, एक ले लेते हैं सोडियम और वाटर। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं पोटेशियम और वाटर। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं कैल्शियम और वाटर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, प्लस इसके केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं, बैलेंस हम कर सकते हैं, बस मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं किस तरीके से बन जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस भी कर सकते हो इसको। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इसका मतलब है कि गैस निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस में गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है सॉल्युबल थर्ड प्रोसेस में बाय द एक्शन ऑफ सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड। सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड एक ले लिया हमने, सोडियम ऑक्साइड और वाटर के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा ले लेंगे के पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमें दे देगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, थर्ड ले लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर के प्रेजेंस में हमें क्या दे देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थर्ड प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना, बाय डबल डिकम्पोजिशन से हम लोग करेंगे। इसको मिटा लेते हैं, बाय डबल डिकम्पोजिशन। मिटा दो इसको, लिखोगे, लिखा हुआ है ही तो बस समझ लो। नहीं इसलिए नहीं लिख सकते। हाँ ठीक, बाकी नोट्स बनाएंगे ना फिर, हाँ तो उसमें वापस से लिख लेते। हाँ, उसके बाद डबल डिकम्पोजिशन में आयरन क्लोराइड कॉपर सल्फेट दो कर लेते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों केस में। बाय डबल डिकम्पोजिशन FeCl3 और कॉपर सल्फेट और दोनों। ठीक है, फोर्थ में क्या कह रहा है कि बाय डबल डिकम्पोजिशन, तो एक हम ले लेते हैं आयरन क्लोराइड FeCl3 प्लस हम लोग ले लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH3 प्लस NaCl। इसको बैलेंस भी कर सकते हो। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो। जैसे इधर कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ तो 3 सोडियम भी हो गया, 3 हाइड्रोजन भी हो गया, 3 हाइड्रोक्साइड भी हो गया, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो। दूसरा हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें क्या दे देगा बना के, कॉपर हाइड्रोक्साइड दे देगा। ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट दे देगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो फिफ्थ में क्या कह रहा है कि बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स। एक तो इस प्रोसेस में सबसे पहला हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हमें क्या दे देगा, Zn जिंक ऑक्साइड और कार्बन नहीं सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कर सकते हैं इसको 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। अब ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। क्या ले लेते हैं, लेड सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये भी क्या देगा, Pb लेड ऑक्साइड देगा, प्लस ये दे देगा, ये भी दे देगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसको भी बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस कर लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं। एक ले लेते हैं कैल्शियम
कार्बोनेट, इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कराएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है। दूसरा हम करते हैं कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, इसमें हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ये रिलीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारे पास इस प्रिपरेशन का लास्ट हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सेवंथ, तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम सबसे पहले NH3 अमोनिया ले लेंगे प्लस वाटर ले लेंगे और उसको रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, NH4OH। ठीक है, ये अल्कली यानी कि बेस बन जाएगा। ये एक वीक अल्कली होता है। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें और क्या पढ़ना है हमें, अब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब हम जानेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है बेसिस का, अल्कली का। तो सबसे पहला जो है ना टेस्ट कैसा होता है, जैसे एसिड का टेस्ट सॉर होता था, इसका क्या होता है, बिटर होता है। ठीक है, कड़वा टेस्ट होता है। उसके बाद कलर इंडिकेटर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कलर इंडिकेटर की बात करें तो 3 इंडिकेटर है हमारे पास। एक तो लिटमस हो गया, लिटमस, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा होता है फेनोल्फथालीन। ठीक है, फेनोल्फथालीन। तो लिटमस को जो है ना, ये रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है कन्वर्ट। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, इसको येलो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये बेसिस जितने भी अल्कली हैं, बेसिस हैं, सभी ये मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इनका भी यूज होता है। उसके बाद अगर कोरोसिव नेचर की बात करें तो ये जितना एसिड कोरोसिव नेचर का है ना, उतना कोरोसिव नेचर के ये नहीं होते हैं। ये स्किन के ऊपर उतना ज़्यादा बर्न नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी माइल्ड इम्पैक्ट जरूर ये डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करके वो क्या दे देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एयर से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बना देंगे, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, KOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो पोटेशियम कार्बोनेट बना देंगे प्लस ये क्या देंगे, वाटर देंगे। तो सेकेंड जो पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट वो है न्यूट्रलाइजेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, बेस है, और HCl ये क्या है, एसिड है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में आएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। तो क्या बना देंगे, NaCl और वाटर। ठीक है, इसी तरीके से KOH भी अगर होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो भी ये क्या बना देगा, KCl बना देगा और वाटर बना देगा। ठीक है, क्या हो गया, जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में तो एसिड और बेस मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके वाटर फॉर्म करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रेसिपिटेशन इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्रेसिपिटेशन देता है। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है कि जब दो लिक्विड सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करते हैं ना, तो उसमें से एक सॉल्ट जो बनता है वो एस्केप हो जाता है सॉल्यूशन से, वो नीचे बैठ जाता है, जम जाता है उस लिक्विड के अंदर, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो वो कैसे बनेगा अभी देखते हैं।
तो प्रेसिपिटेशन इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड देता है। हाइड्रोक्साइड जो इसका बनेगा वो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेशन इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस में जब हम रिएक्ट कराएंगे एक बेस लेंगे, ठीक है, तो वो जब हाइड्रोक्साइड बनेगा वो इनसॉल्युबल वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा। उस जो सॉल्यूशन जो बनेगा ना उसके अंदर वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मीन्स कि वो सेटल हो जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे उसके। वो देख लेते हैं। ले लेते हैं हम जिंक सल्फेट प्लस NaOH, ठीक है। इसमें क्या होगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा प्लस सोडियम सल्फेट और जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आयरन सल्फेट ले लेते हैं, FeSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ इक्वेशन को, आप सीधा समझते चलिए कि क्या इसका प्रोसेस होगा। बैलेंसिंग तो आसान है, तो इसके लिए बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें टाइम ऐसे ही फालतू चला जाएगा, बैलेंस आप सीख कर लेना। तो क्या बन जाएगा, Na सोडियम सल्फेट प्लस आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये भी क्या बनेगा, प्रेसिपिटेशन होगा, ये भी सेटल डाउन होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद है व्हेन वार्म्ड विथ अमोनिया, जब बेस को अमोनिया के साथ वार्म किया जाए, गर्म किया जाए, तो क्या देगा। टेम्परेचर अलग अलग होता है। व्हेन वार्म्ड, मतलब हीट हो जाएगा। हाँ, सीधा सीधा गर्म करते हैं, थोड़ा सा गर्म करेंगे। ये तो सारे इवेपोरेट कर रहे हैं। कौन, यही रिजल्टेंट भी अमोनिया इवेपोरेट हो जाएगा, अमोनिया गैस निकल जाएगा। NH4Cl अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट और KOH दोनों ले लेते हैं, NaOH और KOH, ठीक है। अमोनियम सल्फेट एक ले लेते हैं, चलिए इसमें एक ले लेते हैं NH4Cl, ठीक है, ये सही है ना, NH4Cl। जब अमोनिया के साथ इसको हीट किया जाता है तो क्या रिजल्ट देता है। एक ले लेते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के साथ हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से हमें वाटर भी देखने को मिलेगा और अमोनिया भी देखने को मिलेगा, NH3 अमोनिया गैस के रूप में निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं NH4 अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और ले लेते हैं दूसरा KOH। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और यहाँ से वाटर बनेगा प्लस अमोनिया इस केस में भी उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। इस पे और एग्जांपल्स हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इस बार रिजल्ट एकदम धमाकेदार होना चाहिए, है ना, एकदम धमाकेदार। मार दो हर बॉल पे छक्का, जैसे इंडिया मार दिया ना कल, उसी तरीके से विश्वास। लास्ट 30 बॉल में 30 रन चाहिए था, रन बॉल और 5 विकेट है। कभी कोई सोच सकता है कि जीतेगा, बिलीव रखा, अपने अंदर विश्वास रखा, हिम्मत रखा कि हार नहीं सकते, एक जीत का जज्बा अंदर में कायम रखा, और देखो फिर कैसा समय आया, बदला, टाइम आया कि फिर 6 बॉल में 16 रन था ना। तो 20 कितना था, 24 बॉल में 26 रन, और अगले 18 बॉल में सिर्फ कितना रन दिया, 10 रन दिया। तो कितना अच्छा बॉलिंग की। तो बिलीफ रखना जरूरी है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए मेहनत कीजिए और एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए। तो अगला जो टॉपिक है अब है टॉपिक पीएच स्केल।
पीएच स्केल। पीएच स्केल पे हम लोग ये जान लेते हैं पीएच स्केल को चेक करके कि कोई एसिड कितना एसिडिक है और कोई बेस कितना बेसिक है। इसके पीएच स्केल से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पीएच स्केल को निकालने का एक तरीका भी है। पीएच स्केल निकालने का, पीएच वैल्यू निकालने का, pH इज इक्वल टू log 10 ऑफ 1 बाय हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हो जाता है माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको निकालते हैं, फिर पीएच का वैल्यू आ जाता है। पीएच जो है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो कोई ऐसा प्लांट है, जैसे कोई ऐसा क्रॉप है जिसको नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए, नेचुरल सॉइल चाहिए। कुछ ऐसे हैं जिसको एसिडिक चाहिए, कुछ ऐसे हैं क्रॉप जिसको बेसिक नेचर का चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मान लो कि शुगर केन क्या है, शुगर केन को क्या कैसा चाहिए मीडियम, शुगर केन को न्यूट्रल मीडियम चाहिए। वहीं अल्कलाइन मीडियम जैसे सिट्रस फ्रूट हो गया कोई भी, जैसे लेमन हो गया या फिर इससे रिलेटेड कोई और फ्रूट हो गया, ऐसा फ्रूट जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट, तो उसको कैसा मीडियम चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। ठीक है, बेसिक मीडियम चाहिए। अल्कलाइन मीन्स बेसिक मीडियम चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, बात करते हैं एसिड रेन की। ठीक है, बात करते हैं एसिड रेन की। एसिड रेन क्या होता है, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है ज़्यादा, अगर बढ़ जाता है बहुत, और बारिश होती है तो बारिश में क्या गिरता है, वाटर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देता है, तो उसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। उसी तरीके से सल्फर का भी प्रेजेंस होता है एयर में, और अगर ज़्यादा प्रेजेंस हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो बारिश में क्या होती है कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होकर रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। तो इसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये ना स्पेक्ट्रम शो करते हैं अलग अलग पीएच स्केल पे। इसका जो कलर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर, अगर उसको टेस्ट करते हैं एसिड और बेस को, तो अलग अलग पीएच पे इसका कलर डिफरेंट हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे 7 न्यूट्रल से हम लेफ्ट में जाते हैं तो ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। इस तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का पता चल रहा है, तो ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और जब हम इस तरफ जाएंगे, इसकी तरफ, तो क्या होगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा ये। ठीक है, इधर एसिडिक इधर बेस। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कलर देगा, कलर अलग अलग पीएच पे अलग अलग डिफरेंट कलर देता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक और रेड। तो जैसे हम लोग विबग्योर को याद रखते हैं ना, वैसे ही 13 क्या होगा, वायलेट होगा 13 पीएच का, और उससे धीरे धीरे ये घटते हुए लास्ट में जब 1 पीएच होगा ना, तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, जिसका नहीं लिख रखा उसका कलर क्या होगा, उसके बीच का कलर बनता है। ठीक है, इसके मतलब फेडेड कलर बनता है जब इसके बीच जिसमें नहीं लिखा है ना, तो लाइट वायलेट होगा, फिर इंडिगो, फिर लाइट इंडिगो, फिर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। तो ऐसे करके कलर चेंज होगा। एसिडिक रेन समझ में आ गया, एसिडिक रेन हमने। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमारे कई बार क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हम लोग अगर ब्रश नहीं करते हैं
तो हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है, वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो वो क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स कुछ बच जाते हैं माउथ में, उसको क्या करता है, उसके ऊपर डाइजेशन प्रोसेस करता है, जिसके कारण वो कैविटीज़ बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम लोगों ने जब फूड च्यू करते हैं तो एक तो सलाइवा मिल जाता है, उसके बाद वो चला जाता है स्टमक में। तो वहाँ पे बैक्टीरियल अगर कहीं भी किसी भी भोजन के साथ अगर कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो वहाँ एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। फिर एक सही मीडियम मिलता है और भी प्रोसेस होता है डाइजेशन HCl का, फैट को फैटी एसिड्स में कर देता है कन्वर्ट। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में pH यानी एसिडिक और बेस का बहुत योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।